नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, बांग्लादेश का एक युवा नेता उस्मान हादी, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। उसकी एक दिन पहले मौत हो गई सिंगापुर के अस्पताल में। उसका शव भी बांग्लादेश लाया जा चुका है। लेकिन ये जिस तरह की हैवानियत सड़कों पर हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, भारत का जो हाई कमीशन है वहां पर, उसके बाहर भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये क्या हो रहा है? मतलब उसके बहाने क्या ये चुनाव टालने की कोशिश में है यूनुस? अंजू जी, ऐसा है कि जिस तरह की हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं, ये देखिए, यूनस जो है ये ऊपर से लाया गया और आप जानते हैं इसको डीप स्टेट ने किस तरह से वहाँ इंस्टॉल किया बांग्लादेश में, इस एलिगेशन पे कि इलेक्शंस जो थी वो फ्री एंड फेयर नहीं थी और इसको लाया। अब ये इलेक्शन कराने के मोड में नहीं था। अल्टीमेटली आपने देखा जब वहाँ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेशर डाला तो इलेक्शन के लिए माना और इलेक्शन रिपोर्टेडली, आई ओनली होप कि इट हैपन्स, इलेक्शन जो है फरवरी में 2026 में इन्होंने अनाउंस की हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ पूरा देश की वहाँ इलेक्शन हो फरवरी में और एक निष्पक्ष इलेक्शन हो, ताकि जो भी लोगों की मर्जी हो वो गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करके लाएं। तो आप बांग्लादेश टुडे इस मतलब उस रास्ते पे है जहां सीरिया या पाकिस्तान बनना है। तो अब आप देखिए इस वक्त ये जो हादी है, इस उस्मान हादी, तो वहां क्या हालात बने, क्योंकि पहले ही मोहम्मद यूनुस ने पूरा जो वो है बांग्लादेश का यूथ है उसको उस्काया है कि इसको अननोन गनमैन ने मारा और वो भारत ने करवाया। अगर आपको याद होगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत हैंड ओवर करे इसके किलर्स को। अरे भाई, हवा में बातें करते हो। अगर अननोन गनमैन में बांग्लादेश में मारा, उसके लिए भारत कैसे जिम्मेवार है भाई? आपकी सॉइल पे मारा तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, एस्टैब्लिश किया कि किसने मारा? हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर? आप तफ्तीश तो करिए, एस्टैब्लिश करिए कि ये इसको फलाने फलाने ने मारा है और वो इस वक्त इंडिया में। ऐसे हवा में बोल देना कि इंडिया को कि हैंड ओवर कर दो इसके किलर्स को, ये कौन सी वो है कानून है? आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अब पहले तो आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए, एस्टैब्लिश करिए कि किसने मारा है और वो लोग कौन है, इस वक्त कहाँ है, बांग्लादेश में है या दूसरे किसी कंट्री में है। आप इंडिया को कैसे बोल रहे हो? आपने उनको इंडिया भेजा क्या? हाउ डू आई नो कि वो इंडिया में है? इंडिया इतना बड़ा विशाल देश है, मुझे कैसे मालूम कि कहां पर है वो? भारत की सरकार कैसे आपकी बात मान ले? आप तफ्तीश करके पहले एस्टैब्लिश तो करिए किसने मारा, किस हथियार से मारा। अच्छा, फिर वो इंडिया में, अगर आपके मुताबिक इंडिया में है तो आए कैसे? कहां से आपने भेजा उनको? वो किधर से क्रॉस किए? ऐसे थोड़ा हवा में बातें होती है। यू हैव टू गिव प्रूफ। तो इस तरह की तो ऑलरेडी आप उकसा रहे पूरे बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ, जो आप जब पहले दिन से कर रहे हो, पहले दिन से भारत ये भी जो ये था हाडी, ये बेसिकली कुछ दिन पहले स्पीच दे रहा, शायद 3-4 दिन पहले, कि जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, हम उसको ग्रेटर बांग्लादेश, ये वो भी यूनस का आइडिया। आप जानते हैं सबसे पहले इसने चाइना में बोला। वो यूनस जब चाइना गए थे वहां इसने ये वहां बोला कि ये 7 सिस्टर्स हैं। तो दैट शोज कि किस तरह की आपकी मानसिकता है। मतलब आप एक्सपेंशनिस्ट हो और आप भारत के नॉर्थ ईस्ट को हड़पना चाहते हो। इसको ये नहीं मालूम जिस दिन भारत ने आंखें तुम्हारी तरफ की तो नॉर्थ ईस्ट ही काफी है आपके लिए, बाकी भारत की जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं हो नागालैंड, मिजोरम के लोगों को, असम के लोगों को आप ही को वो कर देंगे। तो आप इस तरह की, मतलब यू आर गोइंग आउट अननेसेसरी, प्रवोक अननेसेसरी, अपने आप को एक फजूल की
जिस दिन से आया है भारत के साथ अननेसेसरी वो लड़ाई के मूड में। तो आप एक को किसके इशारे पे मोहम्मद यूनुस कर रहा है? क्या अमेरिका के इशारे पे? दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और ये मोहम्मद यूनुस ही बता सकता है। ये अमेरिका इस वक्त, आप देखिए किस तरह का एटीट्यूड है अमेरिका का। आपने देखा पाकिस्तान और बांग्लादेश को किस तरह यूज कर रहा है ताकि इंडिया पे प्रेशर लाया जाए। ट्रेड डील जो इंडिया नहीं मान रहा है जबरदस्ती, तो आप मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले लो, तो आप उसके लिए आप रिजम चेंज के लिए भी ट्राई किया आपने। राहुल गांधी जैसे आदमी को जो आपके इशारों पे नाचेगा, उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जो आपकी हर बात मानेगा। तो ये बेसिकली इन्होंने कोशिश की थी। आपने देखा किस तरह से श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में तो हुआ ही हुआ। वहां इमरान खान आज तक जेल में है। तो आप ये चाहते थे कि इंडिया में भी यही करें। इंडिया इज नॉट ए कंट्री लाइक बांग्लादेश। यहाँ रिजम चेंज करवाना चाहते हो, इतने आसानी से होता नहीं है। जो देश दूतावास को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आपके डिप्लोमेटिक स्टाफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको देश नहीं कहना चाहिए। इट इज टोटल ब्रेक डाउन। तो मैं समझता हूं भारत को इसका सीरियस संज्ञान लेना चाहिए। एक वार्निंग देनी चाहिए कि अगर आपने तरीके से नहीं किया, फिर आप हमें मजबूर कर रहे हो। और इन जिहादियों को सबक सिखाना ही चाहिए भारत को। अगर आप माइनॉरिटीज को नहीं बचा सकते और जिहादियों को सबक नहीं सिखा सकते, तो सुपर पावर बनने का कोई मैं समझता कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। तो इस वक्त खड़ा होना चाहिए, और ये जो इसको पूरी दुनिया में नंगा करना चाहिए मोहम्मद यूनुस को, कि इसके होते हुए ये हालत है एक एम्बेसी स्टाफ की, कि आप उसके राजीव रंजन जो हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, उन पर हमला हो रहा है। ये क्या कर रही है इनकी सरकार? इनकी फौज को टेक ओवर कर लेना चाहिए, और अगर नहीं टेक ओवर करता फिर बोले हम यहां से अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो बांग्लादेश को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये भारत में क्षमता है। जी सर, भारत ने तो एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि भारत के लोग बांग्लादेश में यात्रा करने से बचें। वीजा सेंटर भी हमने बंद किया था सर। हम आपको नहीं लगता कि वहां से एम्बेसी के लोगों को इवैक्यूएट कर लेना चाहिए, उनको वहां से वापस भारत लाया जाना चाहिए? भारत अपनी क्या एम्बेसी वहां बंद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर देनी चाहिए। एंड अंजू जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे हालात में अपने स्टाफ को डेंजर में नहीं डालना चाहिए। उनको बिल्कुल सबको एयरलिफ्ट करके और विड्रॉ कर देना चाहिए। बोलो जाओ जहन्नम में, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक एटम बम डाल देंगे आपके ऊपर। क्योंकि सर अब जब उसका शव हादी का वहां पहुंच गया है, एक दिन के शोक का ऐलान भी यूनुस सरकार ने वहां कर दिया है। तो आप सोचिए कि जो अगले 48 घंटे हैं वो कितने खतरनाक होंगे वहां पर जो लोग रह रहे हैं। और एम्बेसी के बाहर तो कल रात से इतना तमाशा हो रहा था सर, अंदर घुसने की बातें हो रही थी, हम अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसे माहौल में तो भारत को अपने लोगों को तुरंत निकालना चाहिए वहां से। किस बात का मतलब उस देश में एम्बेसी का मतलब बनता है सर, अगर उस देश की सरकार, वहां के पुलिस प्रशासन के लोग दूसरे देश की एम्बेसी के लोगों की रक्षा ही ना कर पाए? ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वहाँ। आई थिंक यूनाइटेड नेशंस में इसको रेस करना चाहिए कि आप देखिए किस तरह की हालात मोहम्मद यूनुस जब से इंटरिम इंचार्ज बने हैं, तो किस तरह की इन्होंने स्थिति लाई है कि वहाँ डिप्लोमेटिक स्टाफ, एम्बेसी सेफ नहीं है। तो ऐसे में इसको यूनाइटेड नेशन से इनफैक्ट इनके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। और इस तरह की अगर ये हरकतें करेंगे तो ये अमेरिका को भी लगना चाहिए ना जी, आपने जिसको लाया उसने क्या, उसकी क्या करदगी है, क्या कारकर्दगी है। इस तरह के हालात जो आपने पैदा किए हैं हमारे बैकयार्ड में, ये इसके लिए कोई तो जिम्मेवार है। किसने लाया मोहम्मद यूनुस? आया तो अमेरिका से। तो अगर कोई दूसरा देश लाता तो कैसे आया? तो अमेरिका शुड एक्सप्लेन दिस कि कैसे लाया आपने मोहम्मद यूनुस को, हु डिसाइडेड, और कैसे आप अमेरिका से उसको लाए। और ये रिजम चेंज का ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट ने, CIA ने करवाया। उन इनफैक्ट वो ऑफिसर्स के नाम लेते हैं लोग, मैं वो नाम लेना ठीक नहीं समझता। ऐसे देश ये बर्बादी की तरफ जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ, हमें अपना बॉर्डर को सील करना चाहिए ताकि ये, क्योंकि इनकी नीयत जो दिखाती है, अब ये मित्र देश नहीं है, ये दुश्मन देश बन गया। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की, जिन्होंने इनकी माँ बहनों के, आई एम सॉरी टू यूज दोज वर्ड्स, रेप्स किए थे,
अगर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 10 लाख लेडीज का 21 में पाकिस्तान आर्मी ने उनका बलात्कार किए थे, और 30 लाख लोगों को जान उनको मार दिया था बांग्लादेश में। और उस वक्त जो लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ थे, जिनको बोलते हैं वो रजाकार, जो सारे ये जमाती है ना, पूरा वही गैंग था जो आज इस वक्त बांग्लादेश को इस स्थिति में ला रहे हैं। जब मोहम्मद यूनुस ने वहां जो टेरर आउटफिट है DUM, तो उसका जो चीफ था उसको होम सेक्रेटरी बनाया, बताइए मुझे। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर लीजिएगा, मतलब आपकी नीयत उसी से दिखती है। मतलब कल को कोई कंट्री जैसे पाकिस्तान है, हाफिज सईद को बना दे अपना होम मिनिस्टर, ये ऐसी स्थिति है। तो बांग्लादेश कहाँ किस तरफ जाना था, उसकी यही हालत है। आप देखिए, मैं भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पे है और इसका अंत बुरा ही बुरा होगा। सर, एक चीज और है कि ये जो हमले हो रहे हैं, मतलब वहां के पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, शेख हसीना की सरकार के वक्त में जो मंत्री रहे थे उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल नेपाल जैसा हो रहा है। और आपको लगता है कि ISI और CIA, डीप स्टेट, ये सब कुछ मिलकर करवा रहे हैं? क्योंकि आप देखो ना, पिछले दिनों कितने सारे जनरल है पाक आर्मी के जो वहां पर दौरे कर रहे थे, वहां मुलाकातें कर रहे थे। देखिए अंजू जी, अगर सिर्फ CIA होता ना, फिर बांग्लादेश में ISI की एंट्री नहीं होती। अगर सिर्फ CIA का ऑपरेशन होता। अब वहां आपने देखा, जैसे ही तख्ता पलटा, वहां ISI का आना जाना शुरू हो गया, उसके अफसरों का आना। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ISI के अफसर और कुछ अमेरिकन भी वहां मारे गए हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन अब वहां कौन कौन, जहां टोटल लॉलेसनेस हो, वहां कौन कौन सी फोर्स ऑपरेट कर रही है, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये जरूर दिखता है जो आपने कहा कि CIA के साथ ISI जरूर है, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद ISI के अफसरों का आना शुरू हो गया। उसके बाद जनरल उनका जो नंबर 2 था वो आया वहां पर। उसको यही मोहम्मद यूनुस को जब वो कॉल ऑन करने गए, तो ये इन्होंने नक्शा दिया बांग्लादेश, जिसमें 7 स्टेट्स जो हमारी नॉर्थ ईस्ट है वो दिखाई है ग्रेटर बांग्लादेश। तो गवर्नमेंट जो यूनुस है वही इसको प्रमोट करता है। ये जो जिसकी डेड बॉडी आ जाई है, उसने कोई नई बात नहीं कही, यहाँ की सरकार ही ये बोलती है। तो वो दिखाता है कि ये किस एजेंडे से आए, कि भारत को उंगलबाजी करनी है। इसमें CIA और ISI का हाथ है, पाकिस्तान आर्मी का साथ है। और आप ये रिजम चेंज इसलिए किया गया है ताकि भारत को की बैकयार्ड में डिस्टर्ब करके। अब ईस्ट से, अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान आर्मी चीफ जो आजकल पाकिस्तान मुल्ला मुनीर, उसका भी स्टेटमेंट अगर आप याद करें, उसने कहा इस बार हम ईस्ट से अटैक करेंगे। ईस्ट कहाँ है? वहीं से। इसका मतलब सांझ गांठ है। और फिर ये जनरल जो आया था, ये आपके चिकन नेक एरिया में वहां गया। मुझे लगता है वहां ट्रेनिंग कैंप्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां टेररिस्टों को, जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान जब था तो वहां से भी टेररिज्म जो है वो फैलाया जाता था नॉर्थ ईस्ट को। बहुत सारे टेररिस्ट जो नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा, वो सारे उस वक्त चाइना भी मदद करता था, और पाकिस्तान की ISI वहां ट्रेनिंग कैंप चलाती थी, और उनको इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके वो टेररिज्म चलाते थे नॉर्थ ईस्ट में। तो आज उसी को रिवाइव करने की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आप बिल्कुल शांत हो गया है। अगर आपको उसके बारे में पता होगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट आज ऑलमोस्ट टेररिज्म फ्री है। वन ऑड इंसिडेंट तो, लेकिन अब ये जो दोबारा कोशिश है इनकी, वो मुल्ला मुनीर का स्टेटमेंट आप याद करिए कि हम अमेरिका में बैठकर बोला था सर, आपको याद होगा, अमेरिका में बैठकर बोला था, आज दुनिया को खत्म कर देंगे अगर हम पर आफत आई, ये भी बोला था। बोला था कि अगर हम पर आई तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये ऐसी मानसिकता के आदमी को, जिसको अमेरिका में का वीजा नहीं मिलना चाहिए, जिसको अमेरिका और वेस्ट में लैंड करते ही अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हजारों लोगों की मौत का कारण है, टेररिज्म की इंडस्ट्री चलाता है,
उसको आप लंच पे बुलाते हो, उसको बिरयानी खिलाते हो। हमारा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये क्या दिखाता है? तो ये आप हमें तैयार रहना है। और यो युग परिवर्तन हो रहा है। सारे जो ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इनका सहार इकट्ठा ही होना है। आप देखिएगा आगे। सर, आप सही कह रहे थे कि हमको अपना बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगता है उसको सील करना चाहिए, क्योंकि आज जो धरने प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सारे लोग बॉर्डर के पास पहुंचे हुए थे, वहां पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनकी तो कोशिश ये भी हो सकती है किसी ना किसी तरह से भारत में घुस जाओ। बिल्कुल करेंगे कोशिश। और आपको अगर होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट याद होगा पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि पता नहीं कितने किलोमीटर एरिया, आई थिंक मुझे अब एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, उन्होंने कहा था कि इतने किलोमीटर एरिया जो है वो फेंस नहीं हो पाया, क्योंकि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने लैंड नहीं दी। बिकॉज लैंड तो स्टेट गवर्नमेंट ने देनी है ना, उसके बाद ही बीएसएफ फेंस करेगी ना, फेंस को इरेक्ट करेगी। तो लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन ममता बनर्जी अपना वोट बैंक देखती हैं, उनको देश से लेना देना नहीं कुछ भी। तो वो उनको नाराज नहीं करना चाहती हैं। तो अब वो आई होप द टू गवर्नमेंट सिट टुगेदर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको इंश्योर करना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कैसे नहीं स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसको बैठाना चाहिए वहीं पर और कहिए आप ये जमीन, क्योंकि अल्टीमेटली भारत सरकार जो हमारा जो सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम जो हमारा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एनफोर्स, अगर उसको थोड़ा सख्ती से कहा जाए। अदरवाइज आप उनको एक नोटिस इशू कर सकते हो कि अगर आपने ऐसा किया, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव लैंड। आई डोंट नो, होम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो इसकी सीरियसनेस सिचुएशन की समझे, तो स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज बनता है इमीडिएटली जहां फेंस नहीं हुआ वो लैंड आइडेंटिफाई करके विद इन 1 वीक वो दी जाए, और बीएसएफ को ऑन वॉर फुटिंग कहा जाए, इससे फेंस किया जाए ताकि ये लोग अंदर की तरफ ना आ पाए। जी। पर सर, क्या ये कोशिश इसलिए भी, ये जो हरकतें कर रहा है यूनुस, आपको लग रहा है इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बड़ा खिसियाया हुआ है ना कि भारत में शेख हसीना है और उनको भारत ने इनके हवाले नहीं किया, इन्होंने तो प्रत्यर्पण की बात की थी। एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा उसको चुनाव में हार का डर सता रहा है, तो वो सोच रहा होगा किस तरह से अगर क्योस पैदा कर देता है वह पूरे बांग्लादेश में, तो चुनाव होंगे ही नहीं जो 12 फरवरी को होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव से भी तो वो डर रहा है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए उसको वो चाहता ही नहीं है, दिल से तो वो चाहता नहीं है। वो तो वहाँ के आर्मी चीफ ने फोर्स किया कि इलेक्शन अनाउंस करो, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। तो ये जो वो अंदर से नहीं चाहता है कि इलेक्शन हो, क्योंकि पावर छोड़ना नहीं चाहता। पावर एक ऐसी बला है जो कोई नहीं छोड़ना चाहता। और मोहम्मद यूनुस का आप करैक्टर देख लीजिए, जिस तरह का वो बंदा है, वो तो पावर छोड़ने, हालांकि आई थिंक ही इज इन 80s प्लस है, तो लेकिन लालच नहीं जाता ना कि पावर कैसे छोड़े। और वो चाहता नहीं है कि इलेक्शन हो, क्योंकि अगर हालात खराब होंगे तो तभी आप कोई बहाना बनेगा ताकि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। और सर, ताजुब की बात यह कि इसको तो मैगसेसे अवार्ड भी मिला हुआ है और नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, और ये पीस दिख रही है इस वक्त बांग्लादेश में। शर्म की बात तो ये है यूनुस के लिए। लेकिन देखिए, जिन्होंने अवार्ड दिया है उनको ही उन्होंने अपने आप को शर्मसार किया है। मैं तो कहता हूं जो नोबेल पीस कमेटी है, दे हैव डिमीन्ड देयर नोबेल पीस प्राइज बाय कॉन्फरिंग सच ए पर्सन। और उनको अगर जरा सी भी शर्म है, उनको अपना नोबेल पीस प्राइज विड्रॉ करना चाहिए। अगर जरा सी भी इंसानियत का कदर है तो नोबेल पीस कमेटी को कि हमने गलती से इसको दिया, हम इसको वापस लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, इसको उस कमेटी को इसको उस लिस्ट से निकालना चाहिए। और मैं आई थिंक इसका नोबेल पीस प्राइज विड्रॉ करना चाहिए नोबेल पीस कमेटी।
सर, उस्मान हादी को शनिवार को 2 बजे के आसपास दफनाया जाएगा। एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। हालात बेकाबू हुए तो आपको लगता है कि वहां पर आर्मी टेक ओवर कर सकती है और भारत को भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? हाँ, हाईएस्ट अलर्ट मेंटेन करना चाहिए और वहाँ हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। और आर्मी ऑब्वियसली जब अगर इतने हालात बिगड़ गए, कल को एम्बेसियों को आग लगा दी, कल को हाहाकार मच गई, तो लाइकली है कि आर्मी कैन टेक ओवर और उसका अल्टीमेटली फिर आप देखिए कि आगे क्या होगा। तो खून खराबा ही होने वाला है। इसलिए भारत को हाईएस्ट अलर्टनेस मेंटेन करनी चाहिए और मुझे लगता है ऑलरेडी इट हैज बीन डन, क्योंकि भारत की सेना, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री सभी अलर्ट हैं। वो जानते हैं कि किस तरफ डायरेक्शन जा रही है। जब ये खबर आई थी कि हादी मारा गया है या मर गया है सिंगापुर में, उसके बाद किस तरह से वहां 2 बड़े-बड़े अखबारों के दफ्तर जला दिए गए। वहां पर जो काम कर रहे थे पत्रकार, उनको टारगेट किया गया, जबकि वो दोनों अखबार तो यूनुस के प्रो लिखते रहे हैं, लेकिन उनको भी कहा गया कि भारत से इनके कनेक्शन है, भारत की मीडिया की तरह बात करें, इसलिए उनको भी टारगेट किया उस भीड़ ने। और वो भीड़ कहां से आई सर? इतने सारे लोग कहां से आ गए? सबके सब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान से इन्होंने इंपोर्ट कर लिए अपने देश में, इन सबके लोग लग रहे थे जमीयत के। जी, बिल्कुल ऐसा है। अगर आप अपने देश में एम्बेसी स्टाफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है वहां रहने का। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। हमारे कंट्री में भी है ना, दिल्ली में सारे दूतावास है ना, बिल्कुल। उनकी तरफ कोई आंख उठा के देख ले। जो कानून व्यवस्था जो है आपने बिल्कुल खत्म कर दी। इस तरह से हजूम को आपने अलाउ किया भारत के जो दूतावास है उसके बाहर, और ऊपर से जो न्यूज़पेपर, एक तो वहां आपके बारे में रिपोर्ट करना तो मुमकिन ही नहीं है। और मजे हैरानगी की बात है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस में जो ये वेस्ट बनाता है ना लिस्ट, उसमें ये भारत से बहुत ऊपर है और ये है फ्रीडम ऑफ प्रेस। वहां आप अगर कोई वहां एट्रोसिटीज जो होती हैं माइनॉरिटीज पर, इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर हिंदूज एंड आल्सो क्रिश्चियंस, तो आप वो उसकी अगर कहीं इंडियन चैनल रिपोर्ट करती हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तो रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो यही यूनस कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये सिर्फ इंडियन मीडिया का इमेजिनेशन है। अब आप कैसे डिनाई कर सकते हो ऐसे वीडियोस जो आते हैं? तो अब ये मीडिया जो, हालांकि ये न्यूज़पेपर वाले और ये जो रिपोर्टर हैं और इनके मीडिया एडिटर्स हैं, ये तो रिपोर्टरली उनके प्रो माने जाते हैं, उनकी ये हालत करके, क्योंकि अगर वो बात कर लें थोड़ी बहुत भी तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते। और उनकी, अब देखिए किस तरह से हैकल किया उस एडिटर को और उसको न्यूज रिपोर्टर को, और उनकी बिल्डिंगें जला दी। ये है आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस। आप बिकॉज वो अगर कुछ तो बोलेंगे ना, अगर 100 का 10% भी बोलेंगे तब भी उनका जीना हराम करके रखा है। तो आप देखिए किस तरह से कल एक लड़के को जिसका नाम था चंदन दास, उसका किस तरह से लाया, फिर उसको लिंच किया, फिर उसको बॉडी को नंगा करके लटकाया और जला दिया। मतलब ये हैवानियत है। ये क्या आइडियोलॉजी है? आप हैवानियत, इंसान किसी जानवर के साथ भी अगर उसको तकलीफ हो तो आदमी उसको कोशिश करता है रेस्क्यू करने की, उसको बचाता है। इवन जानवर बचाता है, आदमी की तो बात ही नहीं। इंसानियत तो इससे भी ऊपर होनी चाहिए। तो आप इस जहालत के शिकार हो। ये कौन सी मेंटालिटी है? ये कौन सा और ये चीजें तो हमने सीरिया में देखी और पाकिस्तान में देखी होती हुई। तो आप उसी रास्ते में, इसीलिए कह रहा हूं, आप सीरिया के रास्ते में हो तो गुड लक टू यू मोहम्मद यूनस एंड टू ऑल योर फॉलोअर्स इन बांग्लादेश। लेकिन मुझे अफसोस है कि इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे और वो बेचारे इसको सफर करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे इनोसेंट लोगों ने, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज ने
चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या दूसरी माइनॉरिटी, मैं सबके बारे में नहीं जानता, उन सब ने, उनकी लेडीज ने, जो उनकी स्त्रियां हैं, उन्होंने कितनी रेप और कितनी जातियां सही, उनके मंदिर जला दिए गए, उनकी चर्चें जला दी गई, उनकी किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज लूट ली, कितने सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती रिजाइन करवाया। अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, आजकल के जमाने में यू कांट हाइड दीज थिंग्स जस्ट बिकॉज आप अपने न्यूज़पेपर वाले को ऑफिस जला दोगे, उनको हैकल करोगे, उनको मारपीट करोगे, उससे चीजें नहीं छुपेंगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, एवरीथिंग कम्स आउट एंड होल वर्ल्ड वॉचेस। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहता हूं अंजू जी, आपके लिए और आपके दर्शकों में। आप देखिए, चुप्पी देखिए वेस्टर्न मीडिया की, उफ, जैसे दही जम गया उनके मुंह पे, एक बात नहीं करता। और हैरानगी की बात है, आप इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, बात नहीं करता। यहां इंडिया में एक अखलाक का हुआ था, कितना हंगामा हुआ था, अगर आपको याद है, एक ही इंसिडेंट हुआ था और वो इतनी जालत नहीं थी, लेकिन उस पे कितना बवाल पूरी दुनिया में। आज आपका भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया, द सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट मीडिया, कहां है वो? आज बात तक नहीं करते। आपको हैरानगी होगी, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है और आपकी जो बाकी अपोजिशन है, जिनका सो कॉल्ड वोट बैंक है, वो गाजा के लिए रोते हैं। बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, ये भी हुआ, अब मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दो, नहीं बोलते, नहीं बोलते। इतनी गिरावट, इंसानियत कहीं बची है? मतलब वोट ही सब कुछ है आपके लिए, उस वोट पे आप सारा कुछ, आपको लोग ये सब देख रहे हैं भारत में, और वो आप वेस्ट ने ऐसी चुप्पी लगाई है। और मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश, आप देखिए क्रिश्चियंस को किस बेदर्दी से मारा जा रहा है वेस्ट एशिया में। आप देखिए किस तरह से उनकी हालत खराब करके रखी है, वो चाहे वो सीरिया हो या बाकी जगह, किस तरह से उनको मारा जा रहा है, कोई नहीं बोलता। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये दुनिया जो है देख रही है। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप इन चीजों को छुपा नहीं सकते। एक जमाना था कि बीबीसी एजेंडा चलाता था और हर एक आदमी बीबीसी सुनता था, या अल जजीरा एजेंडा चलाता था तो उसको सारे सुनते थे। आज लोग जानते हैं कि अल जजीरा और बीबीसी कितने बाइस्ड हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सारे वेस्टर्न, जितने मैं अब कितनों के नाम लूं, ये सब बायस्ड हैं, इनका एजेंडा है, ये सच बोलने की शक्ति नहीं रखते हैं और सिर्फ एक साइडेड दिखाते हैं। दूसरी आम आदमी जो जिसकी कोई आवाज नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो ये बहुत शर्मनाक हो रहा है और हमारा अफसोस ये है कि हमारे पड़ोस में हो रहा है। और भारत के लिए जी, बांग्लादेश को दोस्त मानना, मेरे ख्याल टाइम आ गया है। अब इसको दोस्त मित्र देश नहीं मानना चाहिए। अब ये पाकिस्तान की कैटेगरी में होना चाहिए। और जो आप आईपीएल में इनके प्लेयरों को करोड़ों करोड़ों रुपया देते हो, ये बंद होना चाहिए। और बीसीसीआई को, अब भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब इनके वीजाज पे चेक लगना चाहिए। हर आदमी को पहले पूरी तरह छानबीन होनी चाहिए उसको एंट्री देने में भारत के अंदर। इनको वीजा देने में यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यू डोंट नो आपके बैकयार्ड में स्नेक्स हैं। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट पर इन्होंने, इनके स्टेटमेंट दिखाते हैं इनकी मेंटालिटी क्या है। तो भारत को होशियार रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, सब लोग हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन देखते हैं अगले 48 घंटे में किस तरह का माहौल बनता है बांग्लादेश में, हालात और कितने खराब होते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश में रहते हैं और भारतीय हैं, कि वो बिना मतलब के घर के बाहर ना निकले और यात्रा करने से बचें। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार।